हर दिल की अपनी एक धड़कन होती है और हर धड़कन के पीछे छिपी होती है एक अनकही दास्तां। स्वागत है आपका स्टोरी ई दिल पर। यहाँ कहानियां सिर्फ शब्दों का जाल नहीं बल्कि एहसासों का एक समंदर हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ प्यार की मिठास है तो नफरत की आग भी, जहाँ बदले का जुनून है तो बलिदान की पराकाष्ठा भी। हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगी, चाहे वो सरहदों के पार से आई कोई रूहानी मोहब्बत हो या अंधेरों में लिपटी कोई खौफनाक परछाई। हम अंतर्राष्ट्रीय कहानियों को पिरोते हैं भारतीय संस्कारों, अनूठे नामों और उन जज्बातों के धागे में जिन्हें आप अपना कह सकें। स्टोरी ई दिल, जहां हर कहानी में धड़कता है एक नया एहसास। तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और बनिए हमारे इस भावुक सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर दिल की अपनी एक कहानी है। एक खुशियों की दस्तक और एक काली साया। मुंबई की चकाचौंध और समंदर की लहरों के बीच बसा रायजादा मेंशन आज रोशनी से नहाया हुआ था। शहर के सबसे रईस और प्रतिष्ठित परिवारों में शुमार रायजादा खानदान के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। घर के बाहर महंगी गाड़ियों का तांता लगा था और भीतर फूलों की खुशबू और इत्र की महक हवाओं में घुली हुई थी। मेंशन के बड़े से हॉल में, जिसकी छत पर लगे झूमर अपनी चमक से सूरज को मात दे रहे थे, वहां मौजूद हर चेहरे पर एक ही चर्चा थी, रायजादा परिवार की नन्ही राजकुमारी का आगमन। रघुवीर रायजादा, जो अपने दौर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन थे, आज एक सख्त कारोबारी नहीं बल्कि एक भावुक पिता लग रहे थे। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि उनकी 3 बेटों के बाद उनके आंगन में उस नन्ही परी ने कदम रखा है जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। पास ही खड़ी उनकी पत्नी सुमित्रा अपनी गोद में सफेद मलमल के कपड़े में लिपटी उस 2 महीने की मासूम को निहार रही थी। रघुवीर जी, देखिए तो सही, इसकी आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं, सुमित्रा ने धीमी और ममता भरी आवाज में कहा। रघुवीर ने अपनी उंगली नन्ही जोया की हथेली पर रखी तो उसने नन्ही सी मुट्ठी से उसे थाम लिया। उस पल रघुवीर की आंखों में गर्व और प्यार के आंसू छलक आए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर खड़ा समंदर जितना शांत दिख रहा है, उनके जीवन में उतना ही बड़ा तूफान आने वाला है। मेंशन के एक अंधेरे कोने में खड़ी माया, जो इस घर की पुरानी नौकरानी थी, अपनी नफरत भरी निगाहों से इस खुशहाल परिवार को देख रही थी। उसके बगल में एक छोटा सा पालना था जिसमें उसकी अपनी 2 महीने की बेटी सो रही थी। माया का पति, जो सालों से रायजादा खानदान का कट्टर दुश्मन था, जेल की सलाखों के पीछे से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहता था। माया के दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। उसके लिए ये सिर्फ एक बच्चा बदलना नहीं था, बल्कि रायजादा खानदान की जड़ों में जहर बोना था। आधी रात का वक्त था, पूरा मेंशन गहरी नींद की आगोश में था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। माया दबे पांव सुमित्रा के कमरे की ओर बढ़ी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, पर आंखों में प्रतिशोध की आग। उसने सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला। पालने में जोया गहरी नींद में सो रही थी। माया ने कांपते हाथों से जोया को उठाया और उसकी जगह अपनी बेटी को रख दिया। उसने जोया के गले में मौजूद वो सोने का लॉकेट देखा जिस पर Z खुदा हुआ था। उसने बड़ी बेरहमी से वो लॉकेट निकाला और अपनी बेटी के गले में डाल दिया। आज से तू इस खानदान की वारिस है और ये असली वारिस कचरे के ढेर में जाएगी, माया बुदबुदाई। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकली, जहां मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने जोया को एक कपड़े में लपेटा और मेंशन से दूर शहर के एक पुराने इलाके में ले गई जहां गंदगी और कूड़े का अंबार लगा था। उसने उस मासूम को एक टूटे हुए डस्टबिन के पास रख दिया और खुद अंधेरे में गायब हो गई। जोया की आंख खुली। उसे माँ की ममतामयी आगोश की जगह ठंडी हवा और बारिश की बूंदों का एहसास हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें उस सूनी सड़क पर गूंज रही थीं, पर सुनने वाला कोई नहीं था। तभी पास के मंदिर से लौट रही एक बूढ़ी औरत, जिन्हें सब गोरी अम्मा कहते थे, उनकी नज़र उस हिलते हुए कपड़े पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने उस मासूम को देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, कौन पत्थर दिले से यहाँ छोड़ गया? उन्होंने कांपते हाथों से जोया को अपनी छाती से लगा लिया। जोया ने रोना बंद कर दिया और गोरी अम्मा की उंगली थाम ली। गोरी अम्मा उसे पास के एक अनाथ आश्रम आसरा ले गईं। उन्होंने उस मासूम की मासूमियत देखकर उसका नाम जोया ही रखा। ये अनजाने में हुआ एक इत्तेफाक था या नियति का खेल, ये तो वक्त ही बताने वाला था। उधर रायजादा मेंशन में सुबह की शुरुआत एक ऐसे झूठ के साथ हुई जो आने वाले 10 सालों तक एक पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला था। माया की बेटी अब रायजादा खानदान की बेटी बनकर पलने वाली थी, जबकि असली राजकुमारी अनाथ आश्रम की सीलन भरी दीवारों के बीच बड़ी होने वाली थी। पर किसे पता था कि ये मासूम जोया? अध्याय 2, कड़वा सच और मासूमियत का इम्तिहान। 10 साल बीत चुके थे। मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपा आसरा अनाथ आश्रम, जहां की दीवारें सीलन और बच्चों की खिलखिलाहट से भरी थीं। इसी आश्रम के एक कोने में एक 10 साल की लड़की फटे हुए लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी।
उसकी आंखें बिल्कुल गहरी और चमकदार, जैसे उनमें कोई अनकहा राज हो। ये जोया थी। जोया आश्रम की सबसे शांत और समझदार बच्ची थी। गोरी अम्मा उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थीं। जोया की सादगी और उसकी मासूमियत ऐसी थी कि जो उसे एक बार देख ले उसका मुरीद हो जाए। लेकिन इसी शहर के दूसरे कोने में रायजादा मेंशन में एक और दुनिया बसती थी। वहां माया की बेटी, जिसका नाम परिवार ने नव्या रखा था, एक राजकुमारी की तरह पल रही थी। नव्या दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव जिद्दी और अहंकारी था। वो हर वक्त अपने तीनों भाइयों और मम्मी पापा रघुवीर और सुमित्रा के लाड़ प्यार में डूबी रहती थी। पर माया, जो अब भी उसी घर में नौकरानी थी, अंदर ही अंदर जानती थी कि उसने जो आग जलाई है उसकी लपटें कभी भी उठ सकती हैं। एक दिन रायजादा खानदान के दादाजी रघुवीर के पिता अपनी पोती नव्या का 10वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि इस बार वो शहर के एक अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना खिलाएंगे और दान देंगे। नियति ने अपना पासा फेंका। उन्होंने आसरा अनाथ आश्रम को ही चुना। पूरा रायजादा परिवार जब गाड़ियों के काफिले के साथ आश्रम पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसर गया। नव्या को वहां की धूल और छोटे कमरों से चिढ़ हो रही थी। डैड, हम यहाँ क्यों आए हैं? कितनी गंदी जगह है ये, नव्या ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। सुमित्रा ने उसे पुचकारा, बेटा, दान करना अच्छी बात होती है। तभी जोया हाथ में पानी का जग लिए वहां से गुजरी। जैसे ही उसकी नजर रघुवीर और सुमित्रा पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। एक अनजाना सा खिंचाव, जैसे कोई रूहानी रिश्ता उसे पुकार रहा हो। उधर सुमित्रा की नजर भी जोया पर पड़ी तो उनका ममता भरा दिल एक पल के लिए कांप गया। उन्हें जोया की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो नव्या की आंखों में कभी नहीं था। तभी दादाजी की नजर जोया के कंधे पर पड़े एक जन्मचिन्ह बर्थमार्क पर पड़ी। वो ठिठक गए। उन्हें याद आया कि उनकी अपनी पोती जब पैदा हुई थी तो उसके कंधे पर भी बिल्कुल ऐसा ही चांद जैसा निशान था। उनके मन में संदेह का बीज पनपा। उन्होंने चुपके से अपने खास वफादार आदमी को बुलाया और नव्या और जोया के डीएनए टेस्ट का इंतजाम करने को कहा। वो ये सच जानना चाहते थे कि जिस नव्या को वो सीने से लगाकर पाल रहे हैं, क्या वाकई वो उनका खून है? 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो रायजादा मेंशन में भूचाल आ गया। रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि नव्या का खून रायजादा खानदान से मेल नहीं खाता, जबकि उस अनाथ आश्रम की बच्ची जोया उनकी सगी वारिस है। रघुवीर ने जब ये सच सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने फौरन माया को पकड़ लिया। माया, जो अब तक अपने राज को सुरक्षित समझ रही थी, डर के मारे कांपने लगी और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी बेटी को ऐशो आराम दिलाने के लिए मासूम जोया को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। सच्चाई सामने आते ही नव्या का असली चेहरा बाहर आ गया। वो रोने और चिल्लाने लगी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं इस घर की बेटी हूँ। आप उस भिखारी लड़की को यहाँ नहीं ला सकते। उसने सुमित्रा के हाथ पकड़ लिए। मम्मी, क्या आप मुझे छोड़ देंगी? क्या आप उस अनाथ को लाकर मुझे इस घर से निकाल देंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो मर जाऊंगी। नव्या का ड्रामा इतना जबरदस्त था कि सुमित्रा और रघुवीर, जिन्होंने उसे 10 साल तक अपनी पलकों पर बिठाया था, पसीज गए। उनके मन में ममता और दया का ऐसा द्वंद्व चला कि उन्होंने फैसला लिया, हम जोया को यहाँ नहीं लाएंगे। रघुवीर ने भारी मन से कहा, नव्या हमारी बेटी है, चाहे खून का रिश्ता न हो पर दिल का रिश्ता है। हम जोया को उसके हाल पर छोड़ देंगे। लेकिन दादाजी और दादीजी इस नाइंसाफी के खिलाफ थे। रघुवीर, तू पागल हो गया है? अपना खून सड़क पर छोड़कर किसी और के पाप को पालेगा? दादाजी की आवाज में कड़क थी। अगले ही दिन दादाजी खुद आश्रम पहुंचे। उन्होंने जोया को सब कुछ बताया। जोया के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो चुपचाप अपनी पोटली बांधकर अपने असली घर रायजादा मेंशन पहुंच गई। जैसे ही जोया ने मेंशन की दहलीज पर कदम रखा, नव्या की आंखों में नफरत की चिंगारी भड़क उठी। पूरा परिवार हॉल में खड़ा था। जोया ने बड़े प्यार से सुमित्रा की तरफ हाथ बढ़ाया, माँ। पर सुमित्रा ने अपनी नजरें फेर लीं। नव्या ने जोया के पास जाकर फुसफुसाया, तू यहाँ आ तो गई है, पर याद रखना, इस घर की राजकुमारी सिर्फ मैं हूँ। तेरी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगी। जोया, जो बहुत भोली और मासूम थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। उसे नहीं पता था कि जिस घर को वो अपना समझकर आई है, वहां हर कदम पर उसके लिए साजिशें बुनी जा रही हैं। अध्याय 3, कांटों भरी सेज और नफरत की परछाइयां। रायजादा मेंशन की आलीशान दीवारों के पीछे अब एक खामोश जंग छिड़ चुकी थी। जोया, जो अब इस घर की असली वारिस के रूप में पहचान पा चुकी थी, उसके लिए ये घर किसी महल से ज्यादा एक भूल भुलैया जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग कल तक अनाथ आश्रम में उसे प्यार से देख रहे थे, आज वही उसकी तरफ पीठ क्यों फेर चुके हैं। सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज की पहली किरणें मेंशन के बगीचे को सुनहरा कर रही थीं। जोया चुपचाप किचन के बाहर खड़ी थी। उसने अपनी माँ सुमित्रा को देखा,
जो नव्या के लिए बादाम वाला दूध तैयार कर रही थीं। जोया के मन में एक आस जगी। वो दबे पांव भीतर गई और धीमी आवाज में बोली, माँ, क्या मैं आपकी मदद करूं? सुमित्रा का हाथ एक पल के लिए ठिठका, लेकिन तभी ऊपर से नव्या की आवाज आई, मम्मी, मेरा बैग कहाँ है? मुझे देर हो रही है। सुमित्रा ने जोया की तरफ देखा तक नहीं और तेजी से बाहर निकल गई। जोया वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसे महसूस हुआ कि भले ही वो इस घर के खून का हिस्सा है, लेकिन इस घर की हवाओं में उसके लिए जगह नहीं है। तभी नव्या वहां दाखिल हुई। जैसे ही उसने देखा कि सुमित्रा आसपास नहीं है, उसका चेहरा एक मासूम बच्ची से बदलकर किसी शातिर शिकारी जैसा हो गया। उसने जोया के पास जाकर उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि जोया के मुंह से सिसकी निकल गई। सुन ओ अनाथ, नव्या ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, ये माँ पापा सिर्फ मेरे हैं, तू यहाँ सिर्फ दादाजी की जिद की वजह से टिकी है। याद रखना, जिस दिन वो नहीं रहेंगे तुझे वापस उसी कचरे के ढेर में फेंक दूंगी जहां से तू आई है। नव्या दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, जोया ने रुआंसी आवाज में कहा। प्यार? तुझे प्यार चाहिए? नव्या ने मेज पर रखा गर्म दूध का गिलास उठाया और जानबूझकर जोया के पैरों के पास गिरा दिया। कांच के टुकड़े जोया के नंगे पैरों के पास बिखरे और गर्म दूध की छींटें उसकी त्वचा को जला गईं। मम्मी, देखो जोया ने क्या किया। नव्या अचानक जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा और घर के नौकर दौड़कर आए। सुमित्रा ने देखा कि नव्या रो रही है। नव्या ने झूठ बोल दिया, मम्मी, मैंने जोया से दूध मांगा तो इसने गुस्सा करके गिलास पटक दिया। सुमित्रा ने बिना सच जाने जोया को डांट लगा दी। जोया, अगर तुम यहाँ अदब से नहीं रह सकती तो अपने कमरे में ही रहा करो, नव्या को परेशान मत करो। जोया कुछ कहना चाहती थी, उसके पैर में जलन हो रही थी, पर उसकी आवाज गले में ही दब गई। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई। लेकिन इस पूरे तमाशे को सीढ़ियों के ऊपर से दो जोड़ी आंखें देख रही थीं। वे थे दादाजी और दादी जी। दादाजी नीचे आए और जोया का हाथ थाम लिया। जोया बेटा, यहाँ आओ। वो उसे अपने कमरे में ले गए और दादीजी ने उसके पैरों पर दवा लगाई। रो मत मेरी बच्ची, दादीजी ने जोया का माथा चूमते हुए कहा। वक्त बुरा है, पर तू इस घर की रौनक है। ये लोग आज अंधे हो गए हैं, पर एक दिन इनकी आंखों से पट्टी जरूर उतरेगी। दादाजी ने जोया को एक छोटी सी सुंदर डायरी दी। जोया, जब भी तेरा दिल भारी हो इसमें लिख लिया करना। तू रायजादा खानदान की बेटी है, शेरनी बन, डर मत। जोया को उन दोनों की गोद में वो सुकून मिला जो उसे अपनी माँ से चाहिए था। लेकिन नव्या चैन से बैठने वालों में से नहीं थी। दिन भर वो सबके सामने बेचारी बनी रहती। जब सुमित्रा या रघुवीर आसपास होते तो वो जोया को अपने पुराने कपड़े देने का नाटक करती। देखो मम्मी, मैं जोया के लिए अपनी फेवरेट फ्रॉक लाई हूँ। लेकिन जैसे ही वो अकेले होते, नव्या वही फ्रॉक जोया के मुंह पर दे मारती और कहती, इसे पहनकर पोछा लगाना, यही तेरी औकात है। जोया के तीनों भाई आर्यन, कबीर और विहान भी नव्या के बहकावे में थे। नव्या ने उनके कान भर दिए थे कि जोया उनकी जायदाद में हिस्सा लेने आई है। भाई जब भी जोया को देखते, उनके चेहरे पर नफरत साफ झलकती। जोया उनके पीछे पीछे जाती, उनके लिए पानी लाती, उनकी छोटी छोटी चीजें संभालती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इग्नोरेंस और ताने मिलते। एक शाम जब मेंशन में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी, नव्या ने एक खौफनाक चाल चली। उसने जोया को अपने कमरे में बुलाया और बहुत मीठी आवाज में कहा, जोया, मम्मी ने कहा है कि तुम ये कीमती हार दादाजी के कमरे में रखाओ। जोया खुश हो गई कि शायद नव्या अब उसे अपना मान रही है। वो हार लेकर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, उसे नहीं पता था कि नव्या ने सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर तेल गिरा रखा था। जोया का पैर फिसला और वो चीखते हुए नीचे गिरने लगी। पर गिरने से ठीक पहले नव्या ने खुद को सीढ़ियों पर गिरा लिया और जोर से चिल्लाई, बचाओ, जोया मुझे धक्का दे रही है। जोया संभल भी नहीं पाई थी कि पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। नव्या सीढ़ियों के बीच में लेटी कराह रही थी और जोया ऊपर खड़ी कांप रही थी। तुमने इसे धक्का दिया? रघुवीर की दहाड़ ने पूरे मेंशन को हिला दिया। नहीं पापा, मैंने नहीं। जोया की आवाज कांप रही थी, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। हार उसके हाथ से छूटकर नव्या के पास गिरा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार छीनने की कोशिश की हो। नव्या ने अपनी चोट का ऐसा स्वांग रचा कि सुमित्रा ने जोया को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। जोया की मासूमियत पर झूठ का पहाड़ टूट पड़ा था। दादाजी घर पर नहीं थे और यही नव्या का सबसे बड़ा मौका था। इसी हंगामे के बीच रघुवीर ने गुस्से में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने जोया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसे अभी के अभी सुधार केंद्र, रिमांड होम भेजो। मैं अपनी परवरिश में ऐसे अपराधी को नहीं रख सकता। रात के अंधेरे में रोती बिलखती मासूम जोया को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। मेंशन की खिड़की से नव्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे लगा उसने जोया को हरा दिया,
अध्याय 4 सलाखें और उम्मीद की पहली किरण। पुलिस की वैन का पिछला दरवाजा जब भारी आवाज के साथ खुला तो बाहर की दुनिया जोया के लिए एकदम पराई और डरावनी थी। नगर बाल सुधार केंद्र एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और लोहे की ऊंची सलाखों के ऊपर कटीले तार लिपटे हुए थे। जोया को एक महिला हवलदार ने जोर से धक्का दिया। चल अंदर, यहाँ बड़े बड़े रईसों की लाडली बनकर रहने का सपना भूल जा। जोया के नन्हे पैर कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसके पापा या भाई दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे कि ये सब एक बुरा सपना था, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। रायजादा मेंशन की खुशियां उससे कोसों दूर छूट चुकी थीं। भीतर का माहौल और भी खौफनाक था। सीलन भरी गंध, हर तरफ बच्चों की दबी हुई सिसकियां और कठोर वार्डन की डांट। जोया को एक छोटी सी कोठरी में ले जाया गया जहां पहले से ही 4-5 लड़कियां बैठी थीं। उनकी नजरें जोया के साफ सुथरे पर फटे हुए कपड़ों और उसकी मासूमियत को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। वार्डन ने जोया का चेहरा ऊपर उठाया। यहाँ का नियम याद रखना, काम चोरी नहीं, जुबान नहीं चलाना और अगर भागने की कोशिश की तो सलाखों के पीछे सड़ा दी जाओगी। जैसे ही वार्डन गई, कोठरी की सबसे बड़ी लड़की जोया के पास आई। ओए राजकुमारी, यहाँ क्या करने आई है? अपनी मम्मी का हार चुराकर भाग रही थी क्या? उसने जोया के बाल जोर से खींचे। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी दीदी ने मुझे फंसाया है। यहाँ सब यही कहते हैं। उस लड़की ने जोया को जोर से धक्का दिया और उसका बचा कुचा खाना छीन लिया। जोया भूखी, प्यासी और डरी हुई उस कोने में दुबक गई। उसे वो पल याद आए जब दादाजी उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते थे। उसे दादीजी की लोरी याद आई, पर यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। रात का वक्त था। पूरा सुधार केंद्र सो चुका था, पर जोया की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप बाहर के आंगन की तरफ देख रही थी जहां हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी उसे आंगन के एक कोने में एक साया दिखा। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल रही होगी। वो चुपचाप एक खंभे के पास बैठकर आसमान के तारों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसने इस छोटी सी उम्र में ही पूरी दुनिया की बेदर्दी देख ली हो। वो रेयांश था। रेयांश इस केंद्र का सबसे खतरनाक लड़का माना जाता था। वो कम बोलता था, लेकिन जब उसकी आंखों में कोई झांकता तो उसे आग दिखाई देती थी। अचानक कुछ शोर मचा। 2 लड़के जोया की कोठरी के पास आए और उसे परेशान करने लगे। ए छोटी, रोना बंद कर वरना वार्डन को बुला लेंगे। उन्होंने जोया के हाथ से वो डायरी छीनने की कोशिश की जो दादाजी ने उसे दी थी। नहीं, ये मेरी डायरी है, मुझे दे दो, जोया अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई। तभी एक पत्थर तेजी से आया और उन लड़कों के हाथ पर लगा। डायरी नीचे गिर गई। छोड़ दो उसे, एक ठंडी और गहरी आवाज गूंजी। वो रेयांश था। वो धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक शिकारी जैसी फुर्ती थी। उन लड़कों ने रेयांश को देखा और उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगा। रेयांश, तू बीच में मत पड़। ये नई लड़की है, हम बस इसे नियम समझा रहे थे, एक लड़के ने हकलाते हुए कहा। रेयांश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी नजरें उन पर गड़ा दीं। वो लड़के बिना एक शब्द बोले वहां से भाग खड़े हुए। रेयांश ने झुककर जोया की डायरी उठाई। उस पर जमी धूल को उसने बड़ी नरमी से झाड़ा और सलाखों के बीच से जोया की तरफ बढ़ा दिया। जोया ने कांपते हाथों से अपनी डायरी ली। उसने अपनी भीगी आंखों से रेयांश को देखा। शुक्रिया। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जोया के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी। यहाँ रोने वालों को और रुलाया जाता है, अगर जीना है तो आंसू सुखाना सीख लो। उसने मुड़कर जाने की कोशिश की, तभी जोया ने धीरे से पूछा, क्या मैं यहाँ से कभी बाहर जा पाऊंगी? रेयांश एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस इतना कहा, बाहर की दुनिया यहाँ से भी ज्यादा जालिम है जोया। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि सलाखें भी तुम्हारा रास्ता न रोक सकें। अगले कुछ हफ्तों तक रेयांश ही जोया का इकलौता सहारा बना रहा। वो दूर से उस पर नजर रखता। जब दूसरे बच्चे जोया को तंग करते तो रेयांश का सिर्फ वहां खड़ा होना ही काफी होता था। जोया को लगने लगा था कि इस नर्क में शायद खुदा ने उसके लिए एक फरिश्ता भेजा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब पूरा केंद्र गहरी नींद में था, रसोई घर से धुएं की लपटें उठने लगीं। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था और पुरानी इमारत की लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। आग, आग! चीखें गूंजने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वार्डन और गार्ड अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगे, लेकिन बच्चों की कोठरियां बंद थीं। जोया अपनी कोठरी के कोने में फंस गई थी। आग की लपटें उसकी कोठरी के दरवाजे तक पहुंच रही थीं। धुएं के कारण उसका दम घुटने लगा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! जोया चिल्लाई, पर उसकी आवाज धुएं के शोर में दब गई। अचानक एक जोर का धमाका हुआ।
कोठरी का दरवाजा किसी भारी चीज से तोड़ा गया। धुएं के गुबार के बीच से रेयांश अंदर कूदा। उसके हाथ जल रहे थे, पर उसने परवाह नहीं की। उसने जोया को अपनी बाहों में उठा लिया। डरो मत जोया, मैं हूं यहाँ। रेयांश उसे लेकर जलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आग इतनी भीषण थी कि छत के हिस्से नीचे गिर रहे थे। बाहर आंगन में दादाजी और दादीजी पागलों की तरह जोया का नाम चिल्ला रहे थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली थी वो भागे चले आए थे। रेयांश ने जोया को सुरक्षित आंगन की तरफ धकेला जहां दादाजी खड़े थे। ले जाइए इसे, यहां से दूर ले जाइए। जोया ने रेयांश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रेयांश, तुम भी चलो। पर तभी छत का एक बड़ा हिस्सा रेयांश और जोया के बीच गिर गया। आग की एक दीवार खड़ी हो गई। रेयांश! जोया की चीख आसमान चीर गई। दादाजी ने जोया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे जलती इमारत से दूर ले जाने लगे। जोया ने पीछे मुड़कर देखा, पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी थी। उसे लगा कि उसने अपने उस इकलौते दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया जिसने उसे जीना सिखाया था। जोया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दादाजी की गोद में ही बेहोश हो गई। उसे नहीं पता था कि ये आग उसके बचपन को जलाकर राख कर चुकी थी। अध्याय 5, राख की गवाही और एक नई जोया का जन्म। अस्पताल का वो कमरा एकदम शांत था। बाहर बारिश हो रही थी और भीतर सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज थी। जोया की आंखें एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद धीरे से खुलीं। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन सबसे गहरा जख्म उसके दिल पर था। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसने देखा कि दादीजी उसके सिरहाने बैठे थे। उनके चेहरे पर पछतावा और आंखों में आंसू थे। उनके पास ही दादीजी खड़ी थीं, जो अपने पैर के दर्द की परवाह किए बिना अपनी पोती को निहार रही थीं। जोया, मेरी बच्ची। दादीजी की आवाज कांप गई। उन्होंने झुककर जोया का माथा चूमा। जोया ने अपनी सूखी आंखों से उन्हें देखा। दादाजी, आप लोग आ गए? मुझे लगा आप भी मुझे छोड़ गए। दादीजी रो पड़ी। कभी नहीं बेटा, हम तो तेरे दादाजी के पैर का इलाज करवाने शहर से बाहर एक हफ्ते के लिए गए थे। हमें क्या पता था कि हमारे पीछे इस घर के लोग इतने पत्थर दिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुझे उस नर्क में भेजते। दादाजी ने एक पिता की तरह अपने हाथों से जोया को निहारना शुरू किया। उन्होंने खुद उसे चम्मच से सूप पिलाया। जोया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि भले ही उसके सगे माँ बाप और भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, पर ये दो बुजुर्ग अब भी उसका ढाल बनकर खड़े हैं। पर जोया के मन में अब अपने उन भाइयों और माता पिता के प्रति कोई ममता नहीं बची थी। उसके अंदर का प्यार अब एक ठंडी नफरत में बदल चुका था। मेंशन का वो खौफनाक मंजर। अगले दिन जब दादाजी रायजादा मेंशन पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। घर में हंसी मजाक चल रहा था। नव्या नए कपड़े पहनकर इतरा रही थी और सुमित्रा माँ उसके साथ लाड़ कर रही थी। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जोया के साथ क्या हुआ है। बड़ा सुकून है इस घर में, जैसे कोई बड़ी बला टल गई हो। दादाजी की दहाड़ ने पूरे हॉल को हिला दिया। रघुवीर पिता और उनके तीनों बेटे विहान, कबीर और आर्यन सब हड़बड़ाकर खड़े हो गए। पापा, आप आ गए? दादी कैसी हैं? रघुवीर ने मुस्कुराकर पूछना चाहा। दादी को छोड़ो, ये बताओ कि मेरी जोया कहाँ है? दादाजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सुमित्रा ने बेरुखी से कहा, पापा, उस लड़की का नाम मत लीजिए। वो एक अपराधी है। उसे हमने सुधार केंद्र भेज दिया है ताकि वो तमीज सीखे। सुधार केंद्र? दादाजी हंसे, पर उस हंसी में दर्द था। पता है उस सुधार केंद्र में क्या हुआ? परसों रात वहां भयंकर आग लगी थी। पूरी इमारत जलकर राख हो गई। वहां मौजूद हर बच्चा मौत के मुंह में चला गया। पूरे मेंशन में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। सुमित्रा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। विहान और कबीर, जो जोया को हमेशा इग्नोर करते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? जोया मर गई? विहान की आवाज हकलाने लगी। हाँ, मर गई। दादाजी चिल्लाए। तुम सबको यही चाहिए था ना? सुमित्रा, तू तो माँ थी ना? कैसे तूने उस कचरे वाली की बेटी नव्या की बातों में आकर अपनी सगी औलाद को उस नर्क में झोंक दिया? और तुम तीनों भाई कहलाने के लायक हो। तुम तीनों की मौजूदगी में तुम्हारी छोटी बहन को पुलिस ले गई और तुम चुप रहे। दादाजी ने नव्या की तरफ उंगली उठाई। सिर्फ इस लड़की के ड्रामे के लिए तुमने अपनी सगी बहन का खून कर दिया। आज से याद रखना, तुमने एक अनाथ को पाला है और अपनी सगी वारिस को मार डाला। भाइयों की नजरें शर्म से झुक गईं। सुमित्रा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे जोया की वो मासूम शक्ल याद आने लगी जब वो माँ कहकर उसके पीछे घूमती थी। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी ने कड़क कर कहा, जोया को मैंने बचा लिया है, पर वो अब रायजादा नहीं है। मैं उसे इस नफरत भरे शहर से कोसों दूर भेज रहा हूँ। आज के बाद तुम उसके लिए
और वो तुम्हारे लिए मर चुकी है। 10 साल का अंतराल, लीप। समय बीता और देखते ही देखते 10 साल निकल गए। अब लंदन की फिजाओं में एक ही नाम छाया था, जोया। लेकिन ये वो जोया नहीं थी जो रोती बिलखती मेंशन से निकली थी। आज वो दुनिया की सुपर मॉन्स्टर मॉडल थी। उसका लुक एकदम हॉट, इंटेंस और डेंजरस था। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही क्रूअल और खामोश रहती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। स्टूडियो में फ्लैशलाइट चमक रही थी। जोया ने एक ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो बर्फीली ठंड जैसी थी। उसकी फोटोग्राफर दोस्त लेंडर, जो बहुत ज्यादा बोलती थी, जोया के आसपास चहक रही थी। ओ माय गॉड जोया, ये पोस्ट तो इंटरनेशनल कवर पर आग लगा देगा। पर यार, कभी तो स्माइल कर दिया कर। ऐसा लगता है जैसे तूने हंसी से रिश्ता ही तोड़ लिया है, लेंडर ने कैमरा सेट करते हुए कहा। जोया ने लेंडर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। लेंडर, मेरा काम फोटो देना है, स्माइल बेचना नहीं। अपना काम करो वरना कैमरा तोड़ दूंगी। लेंडर बुदबुदाई, कितनी खड़ूस है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं इसे अपनी जान से प्यारी दोस्त मानती हूँ। लेंडर ही वो इकलौती इंसान थी जिसे जोया अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करती थी, भले ही वो उसे हमेशा झिड़कती रहती थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे जोया का एक और काला सच था। वो सिर्फ एक मॉडल नहीं थी। अंडरवर्ल्ड की गलियों में उसे माफिया क्वीन कहा जाता था। उसने गुपचुप तरीके से अपना एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जहां गलत करने वालों को वो खुद सजा देती थी। एक दिन जोया ने अपने प्राइवेट जेट की खिड़की से बादलों को देखा। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी रायजादा मेंशन की। माँ, पापा और मेरे प्यारे भाइयों, तुम सबने मुझे उस दिन मार दिया था। अब मैं वापस आ रही हूँ ये दिखाने के लिए कि जिस कचरे को तुमने फेंका था वो अब तुम्हारी पूरी सल्तनत को राख करने की ताकत रखती है। जोया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसका बदला अब शुरू होने वाला था। अध्याय 6, राजकुमारी की वापसी और अपमान का जवाब। मुंबई एयरपोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल पर सन्नाटा था जो अचानक एक दहाड़ के साथ टूटा। जोया का प्राइवेट जेट रनवे पर उतरा। 10 साल पहले जो लड़की रोते हुए इस शहर से गई थी, आज वो एक माफिया क्वीन और ग्लोबल आइकन बनकर लौटी थी। काले चश्मे, ऊंची हील्स और चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक। जोया जब बाहर निकली तो हवाओं का रुख बदल गया। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसके दादाजी का एक छोटा एक्सीडेंट हो गया है, उसने अपना सारा काम छोड़ दिया। उसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान मायने रखते थे, उसके दादा और दादी। रायजादा मेंशन का दृश्य। मेंशन में आज फिर वही ड्रामा चल रहा था। सुमित्रा और नव्या दादाजी के कमरे के बाहर खड़ी थीं। डॉक्टर बाहर आए और बोले, चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है। पर दादाजी बहुत बेचैन हैं, वो किसी जोया का नाम ले रहे हैं। नव्या ने मुंह बिचकाया, मम्मी देखिए, 10 साल हो गए उस लड़की को मरे हुए, पर दादाजी आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तभी मेंशन के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक 5 काली लग्जरी गाड़ियां रुकीं। बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा खोला और जोया बाहर निकली। उसकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी कि मेंशन के गार्ड्स भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। जैसे ही जोया ने हॉल में कदम रखा, सुमित्रा और नव्या की नजरें उस पर पड़ीं। वो पहचान ही नहीं पाईं कि ये वही कचरे वाली लड़की है। जोया का हॉट और रॉयल लुक देखकर सबकी सांसें थम गईं। सुमित्रा आगे बढ़ी, आप कौन हैं? और ऐसे बिना इजाजत? जोया ने अपना चश्मा हटाया और सुमित्रा की आंखों में सीधे देखा। वो नजरें इतनी क्रूर थीं कि सुमित्रा 2 कदम पीछे हट गई। 10 साल में याददाश्त भी कमजोर हो गई मिसेस रायजादा? जोया की आवाज में जहर था। जोया? सुमित्रा के मुंह से चीख निकली। नव्या का चेहरा पीला पड़ गया। तभी जोया के तीनों भाई विहान, कबीर और आर्यन भी वहां आ गए। वो जोया की खूबसूरती और उसका रौब देखकर दंग रह गए। जोया, तुम जिंदा हो और तुम इतनी बदल गई हो? विहान ने आगे बढ़कर हाथ थामना चाहा। पीछे हटो, जोया ने कड़क आवाज में कहा। अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो। तुम लोगों के लिए मैं 10 साल पहले उस आग में मर चुकी थी। मैं यहाँ सिर्फ अपने दादा दादी के लिए आई हूँ। नव्या ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार नाटक शुरू किया। जोया, देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते थे। आओ गले लगो। जोया ने नव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जो नव्या के कलेजे को चीर गई। नव्या, तुम्हारी औकात आज भी इस घर की नौकरानी जितनी ही है। कीमती कपड़े पहनने से खून नहीं बदल जाता। और मुझसे दूर रहो, मुझे सड़ी हुई चीजों से एलर्जी है। नव्या की इतनी गंदी बेइज्जती हुई कि वो रोने लगी। सुमित्रा चिल्लाई, जोया, ये क्या बदतमीजी है? जोया ने सुमित्रा की तरफ पलटकर देखा। बदतमीजी? आपने तो मुझे कचरा कहा था ना। आज वही कचरा इतना महंगा हो गया है कि आपका पूरा मेंशन खरीद सकता है। अब चुपचाप रास्ता छोड़िए, मुझे दादाजी से मिलना है। जोया ऊपर गई।
जैसे ही उसने दादाजी को देखा, उसकी आंखों की वो क्रूरता पल भर में गायब हो गई। वो भागकर उनके पास गई और उनके सीने से लग गई। दादू, मैं आ गई, आपकी जोया वापस आ गई। दादाजी और दादीजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जोया ने उनके पैर छुए और उनसे इतनी नरमी से बात की जैसे वो अभी भी वही छोटी बच्ची हो। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसका चेहरा फिर से पत्थर जैसा हो गया। हीरो की पहली झलक, रेयांश का प्रवेश। मुंबई के ही एक आलीशान माफिया जिम में एक लड़का पसीने में तरबतर होकर ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी बॉडी इतनी मस्कुलर और परफेक्ट थी कि हर मांसपेशी पत्थर की तरह दिख रही थी। वो भारी वजन उठा रहा था और उसकी सांसों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी टी शर्ट उतारी, उसके सीने पर बाईं तरफ दिल के ठीक ऊपर एक नाम खुदा हुआ था, जोया। ये रेयांश था, वो 15 साल का लड़का जो आग में मरते मरते बचा था। आज वो मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का अनकहा बादशाह बन चुका था। तभी पीछे से उसका सेक्रेटरी दौड़ता हुआ आया। सर सुनिए, आपने जो पुरानी फाइल मंगवाई थी, सुधार केंद्र वाली, आखिरकार वो मुझे मिल गई है। उसमें उस रात का पूरा रिकॉर्ड है। रेयांश अपनी जगह पर जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प और इंतकाम की आग थी जिसे 10 सालों से कोई बुझा नहीं पाया था। उसने वो फाइल ली और उस पर हाथ फेरा। जोया, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो पाताल ही क्यों ना हो। रेयांश की भारी और दमदार आवाज गूंजी। उसे नहीं पता था कि जिस जोया को वो ढूंढ रहा है, वो अब उसी के शहर में वापस आ चुकी है। अध्याय 7, टकराती लहरें और अनकही पहचान। रायजादा मेंशन की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रही थीं। जोया का वहां होना ही सबके लिए एक चुभन बन गया था। दादाजी ने अपनी जिद पर जोया का कमरा अपने कमरे के बिल्कुल बगल में तैयार करवाया था। ये वही आलीशान कमरा था जिसे नव्या बरसों से हथियाने की कोशिश कर रही थी, पर आज वहां जोया का राज था। देर रात जोया अपनी बालकनी में खड़ी मुंबई की चमचमाती रोशनी को देख रही थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। जोया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे कदमों की आहट से ही पता चल गया था कि कौन है। नव्या हाथ में जूस का गिलास लिए अंदर आई। उसके चेहरे पर वो फेक और मीठी मुस्कान थी जो अक्सर वो मम्मी पापा के सामने पहनती थी। जोया, मैंने सोचा तुम थक गई होगी। ये लो ताजी ऑरेंज जूस। देखो जोया, पुरानी बातें भूल जाते हैं ना, आखिर हम बहनें ही तो हैं, नव्या ने बहुत ही मासूमियत से कहा। जोया धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में वो डेथ स्टेयर, मौत जैसी नजर थी कि नव्या के हाथ कांपने लगे। जोया ने गिलास लिया और बिना पलक झपकाए उसे नीचे कीमती कालीन पर पलट दिया। बहने? जोया की आवाज एकदम ठंडी और सपाट थी। नव्या, गटर का कीड़ा अगर मखमली बिस्तर पर सो जाए तो वो राजकुमार नहीं बन जाता। तुम्हारी ये मीठी बातें उन लोगों के लिए बचाकर रखो जिन्हें तुमने अंधा बना रखा है। मेरे सामने ये नौटंकी की तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी। नव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम बहुत बदल गई हो। इतनी नफरत? जोया उसके एकदम करीब आई, उसकी आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाया। अभी तो तुमने सिर्फ मेरी बेरुखी देखी है नव्या। जिस दिन मेरी नफरत देखोगी उस दिन तुम्हें अपनी मौत की दुआ मांगनी पड़ेगी। अब दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर फेंक दूं। नव्या पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। जोया ने एक गहरी सांस ली और अपने फोन पर एक मैसेज देखा। उसकी असिस्टेंट एलेना का मैसेज था। जोया, कल सुबह 10 बजे आर ग्रुप के ऑफिस में मीटिंग है। उनका बॉस खुद तुमसे मिलना चाहता है। अगली सुबह आर ग्रुप का हेड ऑफिस। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित आर ग्रुप की गगनचुंबी इमारत कांच की तरह चमक रही थी। जोया ने काले रंग का पावर सूट पहना था और आंखों पर डार्क शेड्स। जैसे ही उसकी हील्स की आवाज ऑफिस के फर्श पर गूंजी, वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी अपनी जगह पर ठिठक गए। द मॉन्स्टर मॉडल का रुतबा ही ऐसा था कि कोई नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे सीधा टॉप फ्लोर पर ले जाया गया। केबिन का दरवाजा खुला और जोया अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल एकदम मिनिमलिस्टिक और पावरफुल था। सामने की तरफ एक बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर थी जिसकी पीठ जोया की तरफ थी। मिस जोया, आप वक्त की पाबंद हैं। मुझे अनुशासन पसंद है। उस शख्स की आवाज भारी, गहरी और ऐसी थी जैसे कोई पुरानी यादों का पर्दा हिला रही हो। जोया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। ये आवाज उसे किसी ऐसे शख्स की याद दिला रही थी जिसे वो मर चुका मानती थी। कुर्सी धीरे से घूमी। सामने रेयांश बैठा था। 10 साल पहले का वो 15 साल का दुबला पतला लड़का अब एक कसरती, मस्कुलर और बेहद हैंडसम मर्द बन चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कांप जाते थे। रेयांश खड़ा हुआ। उसकी लंबाई और उसकी चौड़ी छाती जोया को एहसास दिला रही थी कि वो अब सुरक्षित नहीं है। रेयांश ने जोया को गौर से देखा। उसे लगा जैसे वो इन आंखों को जानता है।
वो मासूम जोया जो रोती रहती थी और ये पत्थर जैसी औरत जो उसके सामने खड़ी थी। रेयांश के दिमाग में एक जंग छिड़ गई। बैठिए मिस जोया, मेरा नाम रेयांश है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जोया ने उसके हाथ की तरफ देखा पर मिलाया नहीं। काम की बात करें मिस्टर रेयांश, मेरे पास फालतू की मुलाकातों के लिए वक्त नहीं है। रेयांश के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप हमारे नए लग्जरी ब्रांड का ग्लोबल चेहरा बने। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत सख्त हैं। पूरी मीटिंग के दौरान जोया एकदम प्रोफेशनल बनी रही, लेकिन उसकी नज़रें रेयांश के गले के पास रुक जाती थीं। वो जानना चाहती थी कि क्या इसके सीने पर वही नाम लिखा है। उधर रेयांश की नज़रें जोया के चेहरे के तिल और उसकी आंखों की गहराई को नाप रही थीं। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जोया उठकर जाने लगी। मिस जोया, रेयांश ने पीछे से पुकारा। जोया रुकी। क्या हम पहले कभी मिले हैं? रेयांश की आवाज में एक उम्मीद थी। जोया ने मुड़कर उसे देखा और एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, शायद पिछले जन्म में मिस्टर रेयांश। इस जन्म में तो आप जैसे लोग मेरी लिस्ट में नहीं आते। जोया बाहर निकल गई, पर रेयांश अपनी खिड़की के पास खड़ा उसे नीचे अपनी कार में बैठते हुए देखता रहा। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक फाइल मेज पर पटकी। इस मॉडल की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ये कहाँ से आई, इसका बचपन कहाँ बीता, और सबसे जरूरी बात, इसका रायजादा खानदान से क्या रिश्ता है। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। रेयांश ने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोला। उसके सीने पर बना जोया का टैटू जैसे आज जलने लगा था। उसे यकीन था कि ये वही है, पर वो ये जानना चाहता था कि उसकी मासूम जोया इतनी बेरहम कैसे बन गई। अध्याय 8, महफिल की रोशनी और नफरत का साया। मुंबई का सबसे आलीशान होटल द रॉयल पाम्स आज अपनी चकाचौंध से चमक रहा था। शहर के तमाम दिग्गज बिजनेसमैन, नेता और ग्लैमर जगत की हस्तियां वहां मौजूद थीं। मौका था आर ग्रुप और इंटरनेशनल फैशन काउंसिल के गठबंधन का। रायजादा परिवार भी वहां पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा था। रघुवीर रायजादा और सुमित्रा के साथ नव्या भी थी, जिसने लाखों का डिजाइनर गाउन पहना था ताकि वो सबकी नजरों में आ सके। नव्या को लग रहा था कि आज वो महफिल की जान बनेगी, पर उसे क्या पता था कि आज उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। अचानक होटल के मुख्य द्वार पर शोर मचा। मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स पागलपन की हद तक चमकने लगी। एक लंबी काली लिमोजिन रुकी और उससे जोया बाहर निकली। उसने स्लिट कट एमराल्ड ग्रीन सैटिन ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ हीरो का एक कीमती नेकलेस उसकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था। उसके बाल खुले थे और आंखों में वही पुरानी क्रूर चमक। जोया के साथ उसकी असिस्टेंट एलेना भी थी। जोया जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर जम गया। वो देखो, द मॉन्स्टर मॉडल जोया, किसी ने फुसफुसाया। रायजादा परिवार के तीनों भाई विहान, कबीर और आर्यन जोया को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहन को उन्होंने कचरा कहा था, आज पूरा शहर उसके कदमों में बिछा है। नव्या जल भुनकर राख हो रही थी। वो जोया के पास गई और ऊंची आवाज में बोली, जोया, तुम यहां भी आ गई? लगता है तुम्हें अपनी औकात दिखाने का मौका मुझे बार बार देना पड़ेगा। जोया ने हाथ में शैंपेन का गिलास लिया और नव्या की आंखों में झांका। नव्या, तुम्हारी आवाज यहाँ की म्यूजिक से ज्यादा शोर कर रही है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाओ, वरना आज मैं वो तमाशा करूंगी कि तुम्हारे मम्मी पापा कल अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम? नव्या ने हाथ उठाना चाहा, पर जोया ने उसका हाथ हवा में ही इतनी जोर से पकड़ा कि नव्या की चीख निकल गई। दोबारा ऐसी गलती मत करना, जोया ने ठंडी आवाज में कहा और उसे झटक दिया। तभी हॉल में सन्नाटा छा गया। सीढ़ियों से रेयांश नीचे उतर रहा था। ब्लैक टक्सीडो में वो किसी बादशाह की तरह लग रहा था। उसकी नजरें सीधे जोया पर टिकी थीं। वो सीधा जोया के पास आया। मिस जोया, आप आई, मुझे खुशी हुई। रेयांश ने अपना हाथ उसकी कमर के पास बिना छुए रखा, जिससे जोया के शरीर में करंट सा दौड़ गया। जोया ने खुद को संभाला। बिजनेस की बात हो तो मैं हमेशा आती हूँ मिस्टर रेयांश। रेयांश ने झुककर उसके कान में कहा, आज रात तुम कयामत लग रही हो, पर तुम्हारी ये आंखें, ये आज भी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। जोया ने उसे पीछे धकेला। अपनी सीमा में रहिए मिस्टर रेयांश। मैं आपकी मॉडल हूँ, आपकी जागीर नहीं। महफिल के बीच में डांस शुरू हुआ। रेयांश ने जोया का हाथ पकड़ा और उसे फ्लोर पर ले गया। संगीत धीमा था, पर दोनों के बीच का तनाव, टेंशन इतना था कि आसपास के लोग भी उसे महसूस कर सकते थे। डांस करते वक्त रेयांश की शर्ट का कॉलर थोड़ा हटा और जोया की नज़र उसके सीने पर पड़ी। वहां जोया नाम साफ दिख रहा था। जोया का दिल जोर से धड़का। रेयांश, ये नाम? जोया ने कांपती आवाज में पूछा। रेयांश की आंखों में दर्द उभर आया। ये एक ऐसी लड़की का नाम है जिसे दुनिया ने मार दिया, पर मेरे दिल में वो आज भी जिंदा है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जोया, और मुझे लगता है कि मैं उसके बहुत करीब हूँ। जोया ने अपनी नजरें फेर लीं।
उसे डर था कि कहीं उसके आंसू उसकी मेहनत से बनाई गई पत्थर की दीवार को न तोड़ दें। उसने खुद को छुड़ाया और वहां से बाहर की तरफ भागी। होटल के पीछे के अंधेरे गार्डन में जोया खड़ी होकर अपनी सांसें काबू कर रही थी। तभी अंधेरे से 4 नकाबपोश आदमी निकले। उनके हाथों में चमकते हुए चाकू थे। ये अंडरवर्ल्ड के वो गुंडे थे जो आर ग्रुप को तबाह करना चाहते थे। तो तुम हो वो मॉडल जिसने बॉस का दिमाग खराब कर रखा है? एक गुंडा आगे बढ़ा। जोया के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपनी हील्स उतारी और एक ऐसी माफिया मुस्कान दी जो किसी का भी दिल दहला दे। गलत वक्त पर गलत शिकार चुन लिया तुम लोगों ने, जोया ने धीमे से कहा। इससे पहले कि वो हमला करते, जोया ने बिजली की फुर्ती से पहले गुंडे की कलाई मरोड़ी और उसकी अपनी ही चाकू उसके पैर में घुसा दी। वो किसी ट्रेंड फाइटर की तरह लड़ रही थी। एक एक करके उसने चारों को जमीन चटा दी। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। रेयांश वहां खड़ा था। उसने जोया का ये खतरनाक रूप देख लिया था। एक सुपर मॉडल जो पलक झपकते ही 4 गुंडों को ढेर कर देती है। तुम वाकई कौन हो जोया? जोया ने अपनी हील्स उठाई और अपने बाल ठीक किए। मैं वो हूं मिस्टर रेयांश जिसकी सच्चाई जानने की तुम में हिम्मत नहीं है। वो वहां से चली गई, पर रेयांश अब पक्का जान चुका था ये वही मासूम जोया है जो अब मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। अध्याय 9। चांदनी, धड़कने और एक मुकम्मल एहसास। होटल के उस अंधेरे और सुनसान गार्डन में सन्नाटा था जिसे सिर्फ दूर से आती पार्टी की हल्की संगीत की आवाज तोड़ रही थी। जोया ने उन गुंडों को धूल चटा दी थी, पर असली तूफान तो अब उसके सामने खड़ा था। रेयांश धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजरों में एक ऐसी तड़प थी जिसे जोया अब और अनदेखा नहीं कर सकती थी। जोया, रेयांश की आवाज भारी और मखमली थी। तुमने खुद को दुनिया के लिए एक पहेली बना लिया है, पर मेरे लिए तुम वही हो, मेरी वही पुरानी जोया। जोया ने पलटने की कोशिश की, पर रेयांश ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। जोया की पीठ एक ठंडी संगमरमर की दीवार से जा टकराई और सामने रेयांश का तपता हुआ शरीर था। दोनों के बीच फासला इतना कम था कि जोया उसकी तेज चलती धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर रही थी। छोड़ो मुझे रेयांश, तुम नहीं जानते तुम किसके साथ खेल रहे हो, जोया ने कांपती आवाज में कहा, पर उसकी आंखों में अब वो नफरत नहीं थी। रेयांश ने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाया और दूसरा हाथ धीरे से जोया के चेहरे की तरफ ले गया। उसकी उंगलियों के पोरों ने जोया के गालों को इतनी कोमलता से छुआ जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। जोया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। रेयांश के स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा एहसास जिसे जोया ने 10 साल पहले उस आग में खो दिया था। मैं खेल नहीं रहा हूं जोया, मैं पिछले 10 साल से हर पल, हर सांस में सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रेयांश ने फुसफुसाया। उसके चेहरे की गर्मी जोया को महसूस हो रही थी। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी जिससे माहौल और भी जादुई लग रहा था। रेयांश धीरे से झुका और उसने अपना सिर जोया के माथे से टिका दिया। जोया ने अनजाने में ही रेयांश के कोट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। उसकी माफिया क्वीन वाली ढाल अब चकनाचूर हो चुकी थी। तभी रेयांश ने जोया की ठोड़ी को ऊपर उठाया। उनकी नजरें मिली। रेयांश की आंखों में बेइंतहा प्यार था और जोया की आंखों में बरसों का दर्द। बिना एक शब्द बोले रेयांश का चेहरा और करीब आया। जोया ने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर वो लम्हा आया। रेयांश के होंठ जोया के होंठों से मिल गए। ये सिर्फ एक किस नहीं थी, ये 2 बिछड़ी हुई रूहों का मिलन था। इसमें 10 साल का इंतजार था, वो आग का दर्द था और एक दूसरे को फिर से पाने की खुशी थी। रेयांश का चुंबन किस बहुत ही पैशनेट और कोमल था। जोया को लगा जैसे वक्त ठहर गया है। उसके जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। रेयांश ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे वो डर रहा हो कि अगर उसने हाथ ढीला किया तो जोया फिर से गायब हो जाएगी। जोया ने भी अपनी बाहें रेयांश के गले में डाल दीं और उस पल में खुद को पूरी तरह सौंप दिया। साजिश का साया। लेकिन इस खूबसूरत मंजर को कोई और भी देख रहा था। गार्डन की झाड़ियों के पीछे नव्या खड़ी थी। उसने जब अपनी आंखों से रायजादा खानदान की उस दुश्मन को शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी की बाहों में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये चल रहा है यहाँ, नव्या ने दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर जलन और नफरत साफ दिख रही थी। जोया, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरा ये कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने नीलाम करूंगी। नव्या ने झटपट अपना फोन निकाला और उन दोनों के उस प्राइवेट और रोमांटिक पल की कई तस्वीरें खींच लीं। फोटो में साफ दिख रहा था कि जोया और रेयांश एक दूसरे में खोए हुए हैं। नव्या वहां से दबे पांव भागी और सीधे अपनी कार में जा बैठी। उसने तुरंत एक अनजान नंबर डायल किया। ये शहर का एक नामी गॉसिप रिपोर्टर था। हेलो, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो कल सुबह पूरे भारत में आग लगा देगी। द मॉन्स्टर मॉडल जोया और आर ग्रुप के मालिक रेयांश के कुछ बहुत ही प्राइवेट फोटोज हैं मेरे पास। मैं तुम्हें भेज रही हूँ, इन्हें अभी के अभी पब्लिक कर दो। मैं चाहती हूँ कि कल सुबह तक जोया का नाम मिट्टी में मिल जाए।
नव्या ने सेंड बटन दबाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। देखती हूँ अब तेरा ये हॉट लुक और एटीट्यूड तुझे कैसे बचाता है जोया। उधर गार्डन में जोया और रेयांश अब भी एक दूसरे की बाहों में थे, इस बात से बेखबर कि कल सुबह उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। जोया ने रेयांश के सीने पर अपना सिर रखा, जहां उसे अपने नाम की धड़कन सुनाई दे रही थी। रेयांश, अगर दुनिया को पता चल गया तो? जोया ने धीरे से पूछा। रेयांश ने उसका हाथ चूमा। दुनिया को जलने दो जोया, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अध्याय 10, समंदर की लहरें और कड़वी यादों का हिसाब। गार्डन की उस जादुई रात के बाद रेयांश और जोया एक काली स्पोर्ट्स कार में मुंबई की खाली सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़े। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और गाड़ी के भीतर एक सुकून भरी खामोशी थी। जोया ने अपना सिर सीट से टिकाया और खिड़की से बाहर भागती रोशनी को देखने लगी। जोया, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर कभी ऐसे साथ बैठेंगे, रेयांश ने स्टीयरिंग थामे हुए बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में कहा। जोया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई माफिया क्वीन नहीं थी, सिर्फ एक मासूम लड़की थी जिसका प्यार उसकी आंखों में चमक रहा था। मैंने भी नहीं सोचा था रेयांश। उस आग की रात के बाद मुझे लगा कि मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया, पर नियति का खेल देखो, आज हम फिर साथ हैं। दोनों जुहू बीच की तरफ बढ़ गए। रात के इस पहर में समंदर की लहरें शोर कर रही थीं। वो दोनों रेत पर बैठ गए। जोया ने अपना सिर रेयांश के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। समंदर की लहरों की आवाज और रेयांश का साथ जोया को लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसी सुकून में दोनों रेत पर बैठे बैठे ही सो गए। अगली सुबह रायजादा मेंशन का तूफान। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, जोया मेंशन वापस पहुंची। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, सामने नव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। वाह जोया, रात भर बाहर? लड़कियों को इस तरह रात भर घूमना शोभा नहीं देता, खासकर तब जब तुम एक बड़े खानदान की कथित बेटी हो, नव्या ने तंज कसते हुए कहा। सुमित्रा माँ भी वहां आ गई। उनके हाथ में एक टैबलेट था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जोया, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम रात भर कहाँ थी और किसके साथ थी? जोया ने सुमित्रा की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरों में अब कोई डर नहीं था। आपको सच में चिंता हो रही है मिसेज रायजादा? या ये सिर्फ दिखावा है? आपको तब शर्म नहीं आई जब आपने एक 10 साल की मासूम बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया था? क्या आपको तब डर नहीं लगा कि आपकी बेटी अकेले पुलिस थाने और उस नर्क जैसे सुधार केंद्र में कैसे रहेगी? सुमित्रा हकबका गई। वो अलग बात थी जोया, तुम अपराधी थी। तभी नव्या ने रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इंटरनेशनल मॉडल जोया और बिजनेस टाइकून रेयांश का सीक्रेट रोमांस। टीवी पर कल रात की वो किस वाली फोटो साफ दिख रही थी। ये क्या बदतमीजी है जोया? रघुवीर रायजादा, पिता चिल्लाए। तुमने हमारे खानदान की नाक काट दी। पूरी दुनिया ये थू-थू वाली फोटो देख रही है। जोया खिलखिलाकर हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत दोनों थे। नाक? कौन सी नाक मिस्टर रायजादा? दुनिया को तो ये भी नहीं पता कि मैं आपकी बेटी हूँ। दुनिया की नज़र में मैं इस घर की गोद ली हुई लड़की हूँ, जिसका असली वारिस होने का हक आपने छीन लिया था। और जहां तक इस फोटो की बात है, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसके साथ थी और रहूंगी। आपको क्या तकलीफ है? रायजादा परिवार के तीनों भाई वहां सिर झुकाए खड़े थे। जोया ने उनकी तरफ देखा। तुम तीनों को तो याद होगा ना, जब मैं छोटी थी तुम तीनों ने मुझसे नजरें चुरा ली थीं। आज भी वही कर रहे हो। नव्या ने अपनी पुरानी चाल चली। वो सुमित्रा के गले लग गई और रोने लगी। मम्मी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं जोया को टोकती नहीं तो वो ये सब नहीं करती। मुझे माफ कर दो। सुमित्रा का दिल पसीज गया। उसने नव्या को चुप कराया और जोया की तरफ मुड़ी। जोया, कम से कम नव्या से तो कुछ सीखो। देखो वो कितनी दुखी है तुम्हारी वजह से। वो हमारी अपनी खून की बेटी है और तुम? खून की बेटी? जोया की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। मिसेज रायजादा, आप भूल गई क्या? 10 साल पहले जब मैं सुधार केंद्र जाने वाली थी, मैंने आपके पैर पकड़े थे। मैंने आपसे माँ कहकर भीख मांगी थी। और आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि तू मेरी बेटी नहीं है, तू तो कचरे के ढेर से आई है। मेरी बेटी तो सिर्फ नव्या है। जोया की आंखों में अब आंसू थे, पर वो कमजोरी के नहीं प्रतिशोध के थे। आपने खुद कहा था कि तेरी माँ मर चुकी है। आज जब मैं बड़ी और कामयाब हो गई तो आप मेरी माँ बनने का ढोंग कर रही हैं? मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। हॉल में मौजूद हर नौकर, हर गार्ड ये सुनकर सन्न रह गया। एक माँ अपनी सगी बेटी को इतना गिरा हुआ कैसे बोल सकती थी? सुमित्रा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे अपनी वो सारी बातें याद आने लगीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो घाव जोया को दिए थे वो कभी नहीं भर सकते।
जोया ने सुमित्रा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी हील्स की आवाज करती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। याद रखिएगा, रायजादा खानदान आज जो कुछ भी है वो मेरी नफरत की वजह से है। जिस दिन मैंने अपना हाथ खींचा, आप सब सड़क पर होंगे। सुमित्रा वहीं सोफे पर गिर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर जोया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अध्याय 11 पश्चाताप की अग्नि और पोता बहू का सस्पेंस। बाहर मीडिया में जोया और रेयांश के स्कैंडल की आग लगी थी, लेकिन जोया के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो अपने आलीशान कमरे के बाथरूम में थी, जहां फुहारों से गिरता ठंडा पानी उसकी आत्मा की थकान मिटा रहा था। उसने एक रेशमी गाउन पहना और जैसे ही बाहर आई, उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर रेयांश का नाम चमक रहा था। जोया ने फोन उठाया। बोलो रेयांश, क्या अब भी मीडिया शांत नहीं हुआ? दूसरी तरफ से रेयांश की हल्की हंसी सुनाई दी। मीडिया को तो मैंने शांत कर दिया जोया, उस रिपोर्टर और तुम्हारी उस सौतेली बहन नव्या की सारी साजिशों को मैंने दफन कर दिया है। लेकिन घर में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। जोया ने आईने में खुद को देखते हुए पूछा। कैसा तूफान? मेरी पूरी फैमिली, रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दादी, मम्मी, बुआ, सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कल रात की वो फोटो देखने के बाद घर में दिवाली मन रही है। दादी तो पूरे घर में लड्डू बांट रही हैं और सबको बता रही हैं कि उन्हें उनकी पोता बहू मिल गई है। वो तो जैसे पागल ही हो गई हैं, कह रही हैं कि अगर मेरी पोता बहू घर नहीं आई तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। जोया मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में रेयांश के लिए एक नरम कोना उभर आया। सच में? वो इतनी एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड? जोया, वो तुम्हें सोने की चिड़िया कह रही हैं। उनका कहना है कि मेरा पोता इतना खड़ूस है, उसे ऐसी ही मॉन्स्टर मॉडल चाहिए जो उसे सीधा कर सके। वो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही हैं। उन्होंने तो तुम्हारी फोटो की आरती तक उतार दी है। जोया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है रेयांश, मिलवा दो मुझे भी अपनी उस चिपकू दादी से, पर याद रखना, अगर उन्होंने मुझे ज्यादा लाड़ किया तो मैं बिगड़ जाऊंगी। रेयांश की आवाज गंभीर हुई। तुम मेरे लिए पहले ही सबसे अनमोल हो जोया, तैयार रहना, जल्द ही तुम्हें मिसेज रेयांश के रूप में पेश करूंगा। मेंशन का काला सन्नाटा। रघुवीर और सुमित्रा का कमरा। हंसी मजाक के उस माहौल से कोसों दूर रायजादा मेंशन के एक बंद कमरे में सिसकियों का दौर चल रहा था। सुमित्रा बेड के कोने में बैठी पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मार रही थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। रघुवीर, मुझे मार डालो। मेरी जुबान पत्थर की क्यों नहीं हो गई जब मैंने अपनी ही बच्ची को कचरा कहा? मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो मासूम मेरे पैर पकड़कर रोती रही और मैंने उसे धक्के मार दिए। सुमित्रा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। रघुवीर ने दौड़कर सुमित्रा के हाथ पकड़े और उसे सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ सुमित्रा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब गुनहगार हैं। हमने एक नागिन नव्या को पाला और अपनी सगी वारिस को नर्क में भेज दिया। हमने 10 साल तक उस बच्ची का हक किसी और को दिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। आज उस आलीशान कमरे की दीवारें भी उनके गुनाहों पर रो रही थीं। रघुवीर उठे, उनका दम घुट रहा था। वे चलते चलते मेंशन के उस पुराने धूल भरे हिस्से में गए जहां जोया का बचपन बीता था। वो कमरा जो 10 साल से बंद था। उन्होंने कांपते हाथों से वहां रखा एक पुराना संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने खिलौने और धूल भरे कागज थे। रघुवीर ने एक मुड़ा हुआ कार्ड उठाया। वो फादर्स डे का कार्ड था, जिसे 10 साल की जोया ने अपने नन्हे हाथों से बनाया था। कार्ड खोलते ही रघुवीर की रूह कांप गई। उसमें लिखा था, तारांकन पापा, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, पर क्या आज आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं आपके लिए ये कार्ड लाई हूं। आई लव यू पापा। रघुवीर को तुरंत वो दिन याद आया। जोया ये कार्ड लेकर उनके ऑफिस केबिन में आई थी, पर रघुवीर अपनी बिजनेस डील में इतने अंधे थे कि उन्होंने उसे झिड़क दिया था। चली जाओ यहां से जोया, देखो मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूं, तमीज नहीं है तुम्हें। वो मासूम चेहरा बुझ गया था और वो चुपचाप वहां से चली गई थी। रघुवीर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने और भी कार्ड्स देखे, मदर्स डे के लिए और कुछ रेशमी धागे। वो राखियां थीं। जोया ने अपने तीनों भाइयों के लिए राखियां बचाकर रखी थीं, जिन्हें उसने कभी नहीं पहनाया क्योंकि भाइयों ने नव्या के डर से उसे मना कर दिया था। मैं कितना नीच बाप हूं। रघुवीर दहाड़ मारकर रोने लगे। मैंने उस मासूम की हर खुशी छीन ली। मैंने उसे वो प्यार कभी नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। मैंने उसे उस औरत माया के हवाले कर दिया जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। रघुवीर का दुख अब प्रतिशोध की आग में बदल गया। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कड़क आवाज में आदेश दिया, सुनो, उस माया और उसके पति के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसे अभी के अभी जब्त करो। उन पर किडनैपिंग, फ्रॉड और हत्या की कोशिश का केस दर्ज करो। उन्होंने मेरी बेटी के साथ जो किया उसकी सजा उन्हें ऐसी मिलेगी कि मौत भी उनसे भीख मांगेगी। दरवाजे के पीछे भाइयों का प्रायश्चित।
कमरे के बाहर विहान, कबीर और आर्यन खड़े ये सब सुन रहे थे। पिता की चीखें और जोया के वो पुराने कार्ड्स, उनके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। आर्यन, हमने क्या कर दिया? विहान की आवाज कांप रही थी। वो हमारे लिए राखियां लेकर खड़ी थी और हमने नव्या की खातिर अपनी सगी बहन का दिल तोड़ दिया। हम भाई कहलाने के लायक नहीं हैं। आर्यन ने दीवार पर मुक्का मारा, उसके हाथ से खून निकलने लगा। हम उसे वापस लाएंगे विहान भाई। भले ही वो हमें मार डाले, भले ही वो हमें नफरत करे, पर हम उसे इस घर की राजकुमारी फिर से बनाएंगे। पर वो जानते थे कि जोया अब वो मासूम लड़की नहीं रही, वो अब एक चट्टान बन चुकी थी। रायजादा परिवार के तीनों बेटे आज अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने जिस हीरे को कचरा समझकर फेंका था, आज वो पूरी दुनिया को अपनी चमक से अंधा कर रही है, पर उनके लिए वो सिर्फ नफरत बन चुकी है। रघुवीर ने खिड़की से बाहर रात के अंधेरे को देखा और हाथ जोड़कर बुदबुदाए, जोया, मुझे एक मौका दे दो मेरी बच्ची, सिर्फ एक मौका। अध्याय 12। खड़ूस की प्यारी पसंद और खुशियों का शोर। रियांश का आलीशान बंगला, मूनलाइट विला, आज किसी शादी वाले घर जैसा लग रहा था। आमतौर पर यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था क्योंकि रियांश को शांति और अनुशासन पसंद था, पर आज यहाँ की दीवारें ठहाकों से गूंज रही थीं। वजह थी कल रात की वो वायरल फोटो। ड्राइंग रूम के बीचों बीच दादी जी श्रीमती गायत्री देवी बैठी थीं। 70 साल की उम्र में भी उनकी फुर्ती किसी 20 साल की लड़की जैसी थी। वो हाथ में टैबलेट लिए जोया की फोटो को जूम कर करके देख रही थीं। उनके बगल में दादाजी रिटायर्ड मेजर जनरल विक्रम सिंह बैठे थे, जो अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुरा रहे थे। अरे ओ विक्रम, देख तो सही, मेरी पोता बहू कितनी सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे इस पत्थर के बुत रेयांश को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल गई, दादी ने चहकते हुए कहा। तभी रेयांश की मम्मी कावेरी और पापा संजय वहां आए। संजय शहर के नामी बिजनेसमैन थे, पर घर में वो अपनी पत्नी और माँ के आगे भीगी बिल्ली बन जाते थे। कावेरी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थीं। माँ जी, मैंने तो अभी से जोया के नाम की अखंड जोत जला दी है। आखिर हमारे बड़े बेटे के जीवन में कोई तो आया। रेयांश की छोटी बहन अनन्या, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी, सोफे पर उछलते हुए बोली, मम्मी, वो सिर्फ प्यारी नहीं है, वो द जोया है, ग्लोबल आइकन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई, जो हेलो बोलने में भी कंजूसी करता है, वो जोया जैसी हॉट और पावरफुल लड़की को डेट कर रहा है। तभी वहां दो तूफान आए। आर्यन और अयान, रेयांश के छोटे जुड़वा भाई, दोनों कॉलेज में थे और पूरे घर की जान थे। दोनों के हाथ में लैपटॉप था। ब्रेकिंग न्यूज, भाभी की पूरी कुंडली मिल गई है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। देखो देखो, भाभी सिर्फ मॉडल नहीं है, वो तो बिजनेस के मामले में भाई को भी टक्कर दे रही हैं। और उनका एटीट्यूड, बाप रे, इन्हें कहते हैं असली क्वीन। अयान ने जोया का एक रैंप वॉक वाला वीडियो चलाते हुए कहा। पूरा परिवार जोया के बारे में चर्चा कर रहा था। दादीजी तो यहां तक कह रही थी, देखना वो लड़की मेरे रेयांश को सीधा कर देगी। सोने की चिड़िया मिली है मेरे बच्चे को, अब मैं उसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। तभी सीढ़ियों से रेयांश नीचे उतरा। सूट बूट में एकदम कड़क, चेहरा एकदम गंभीर। उसे देखते ही पूरे परिवार ने उसे घेर लिया। ओ ए खड़ूस, सच बता, जोया ने तुझमें क्या देखा? तूने उस पर कोई जादू टोना तो नहीं किया? आर्यन ने रेयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए चुटकी ली। रेयांश ने उसे घूर कर देखा तो आर्यन तुरंत पीछे हट गया। रेयांश शांति से सोफे पर बैठा और चाय का कप उठाया। आप सब शांत होंगे तो मैं कुछ बोलूं? दादीजी ने उसका कान पकड़ा। जल्दी बोल, मेरी पोता बहू कब आ रही है? रेयांश ने मुस्कुराते हुए कान छुड़ाया। कल रात को। वो कल रात डिनर पर यहां आएगी, मैंने उसे बुला लिया है। क्या? कल रात? पूरे घर में जैसे धमाका हुआ। मम्मी रसोई की तरफ भागी, मेनू कार्ड बनाओ। जोया को क्या पसंद है, कॉन्टिनेंटल या इंडियन? पापा फोन पर लग गए। अरे सुनो, घर की लाइटिंग ठीक करवाओ, सबसे अच्छी वाइन और फूल मंगवाओ। अनन्या चिल्लाई, मैं उसके लिए बेस्ट ड्रेस डिजाइन करूंगी। रेयांश ने सिर पकड़ लिया। वो सिर्फ डिनर पर आ रही है, कोई जंग लड़ने नहीं। और सुनो, वो थोड़ी शांत और सख्त है, तो आप लोग अपनी ये चिपकू वाली हरकतें जरा कम रखना, वरना वो डरकर भाग जाएगी। अरे जा, हमसे कोई नहीं डरता। हम तो उसे इतना प्यार देंगे कि वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहेगी, दादी ने शान से कहा। तभी आर्यन और अयान रेयांश के दोनों तरफ बैठ गए। भाई सच बताओ, पहली किस कैसी थी? फोटो में तो आप बड़े पैशनेट लग रहे थे। रेयांश ने पास पड़ा तकिया उठाकर दोनों की तरफ फेंका। अपने काम से काम रखो तुम दोनों, और कल रात अगर किसी ने भी जोया को परेशान किया तो मैं तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। दोनों भाइयों ने मुंह पर हाथ रख लिया, पर उनकी आंखों की शरारत बता रही थी कि कल रात जोया के लिए आसान नहीं होने वाली। रेयांश ने अकेले में खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया।
उसे पता था कि जोया ने अपनी जिंदगी में सिर्फ नफरत और अकेलापन देखा है। उसे यकीन था कि उसका ये पागल, प्यार करने वाला और शोर मचाने वाला परिवार जोया के दिल के उस पत्थर को पिघला देगा और उसे वो घर देगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। उधर रियांश के छोटे भाइयों ने लैपटॉप पर जोया की एक और फोटो खोली। भाभी तो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। भाई की किस्मत तो चमक गई। अध्याय 13। खुशियों की बारिश और रूहानी सुकून। शाम के 6 बज रहे थे। मुंबई की ढलती हुई धूप जोया के बेडरूम की खिड़की से अंदर झांक रही थी। जोया, जो बड़े बड़े माफिया सरगनाओं के सामने पलक तक नहीं झपकाती थी, आज आईने के सामने खड़ी थोड़ी नर्वस थी। उसने एक बहुत ही शालीन, एलिगेंट पीच कलर की चिकनकारी साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही थी। तभी उसके कमरे में दादाजी और दादीजी दाखिल हुए। जोया ने गहरी सांस ली और उनकी तरफ मुड़ी। दादू, दादी, आज शाम हमें एक खास जगह जाना है। रियांश ने हम सबको डिनर पर बुलाया है। वो चाहता है कि आप उसके परिवार से मिले। ये सुनते ही दादाजी और दादीजी के चेहरे पर जो चमक आई वो देखने लायक थी। सच में जोया? उस बच्चे ने हमें बुलाया है? अरे, हम तो कब से तरस रहे थे कि हमारी बच्ची की पसंद को अपनी आंखों से देख सकें। दादीजी ने खुशी से जोया का माथा चूम लिया। जोया की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया एक तरफ, पर इन दो बुजुर्गों की खुशी ही उसकी असली दौलत है। रात के 8 बजते बजते तीनों जोया की आलीशान कार में मूनलाइट विला की तरफ निकल पड़े। मूनलाइट विला, खुशियों का महास्वागत। जैसे ही जोया की कार ने विला के विशाल गेट के अंदर कदम रखा, जोया हैरान रह गई। पूरे रास्ते पर छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही थीं और जैसे ही कार रुकी, एक साथ 10-12 लोग बाहर निकल आए। जोया ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, ऊपर से ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वेलकम होम भाभी, आर्यन और अयान की आवाजें गूंज उठीं। जोया चौंक गई। उसके सिर और कंधों पर फूलों की महक बिखर गई थी। रियांश काले कुर्ते में सामने खड़ा था। उसकी आंखों में जोया के लिए गर्व और बेइंतहा प्यार था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। डरो मत जोया, ये सब तुम्हारे लिए है। तभी भीड़ को चीरती हुई गायत्री देवी, दादीजी आगे आईं। उन्होंने आव देखा नताव जोया को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अरे मेरी सोने की चिड़िया, तू तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। नजर न लगे मेरी पोता बहू को। जोया सन्न रह गई। उसे याद आया रायजादा मेंशन, जहां उसे कचरा कहा गया था। और यहाँ एक अनजान परिवार उसे ऐसे गले लगा रहा था जैसे वो उनकी अपनी खोई हुई बेटी हो। जोया की आंखों से एक आंसू फिसलकर दादीजी के कंधे पर गिर गया। अरे, रोती क्यों है पागल? अब से ये तेरा घर है और हम सब तेरे गुलाम। दादीजी ने मजाक किया तो सब हंस पड़े। जोया ने संभलते हुए अपने दादा दादी का परिचय करवाया। रियांश के माता पिता कावेरी और संजय ने आगे बढ़कर जोया के दादाजी के पैर छुए। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए। जोया ने हमारे बेटे की जिंदगी बदल दी है। डिनर टेबल और अपनों का लाड़। पूरे परिवार ने जोया को घेर लिया। अनन्या जोया की साड़ी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। भाभी, आपकी चॉइस कितनी क्लासिक है। मुझे तो अभी से आपसे टिप्स चाहिए। आर्यन और अयान ने जोया के दोनों तरफ मोर्चा संभाल लिया। भाभी, सच बताओ, भाई ने आपको कैसे पटाया? ये तो पूरा दिन येस नो के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। क्या आपने इसे कोई जादू पिलाया है? जोया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वो क्रूर और खामोश वाली छवि आज टूट चुकी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक असली परिवार कैसा होता है, जहां दिखावा नहीं बल्कि शोर और प्यार होता है। तभी दादीजी ने जोया को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से एक निवाला खिलाया। खा बेटा, तू बहुत कमजोर हो गई है। लगता है लंदन में तुझे किसी ने प्यार से खाना नहीं खिलाया। जोया का गला रुंध गया। उसे सुमित्रा, सगी माँ, याद आई, जो नव्या के लिए बादाम दूध बनाती थी और उसे भूखा रखती थी। और यहाँ ये दादीजी जो उसे अपनी थाली से खिला रही थीं। जोया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रियांश ने टेबल के नीचे से जोया का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। दादीजी ने जोया के दादाजी से कहा, मेजर साहब, अब देरी मत कीजिए। हमारी पोता बहू हमें मिल गई है। अब बस मुहूर्त निकलवाइए और शहनाई बजवाइए। मैं तो अभी से नाचने की प्रैक्टिस शुरू कर रही हूं। सबने तालियां बजाईं। जोया ने देखा कि उसके दादा दादी भी दिल खोलकर हंस रहे थे। 10 साल बाद आज जोया को लगा कि उसके सिर से नफरत का बोझ उतर गया है। उसे एक ऐसा घर मिल गया था जहां वो सिर्फ एक मॉडल या माफिया क्वीन नहीं, बल्कि जोया बनकर रह सकती थी। इनोवेशन, द इमोशनल ट्विस्ट। रात के अंत में जब जोया और रियांश गार्डन में अकेले खड़े थे, जोया ने आसमान की तरफ देखा। रियांश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। मुझे लगा था मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा है। रियांश ने उसे पीछे से गले लगाया। अंधेरा खत्म हो गया जोया, अब सिर्फ रोशनी है।
तभी आर्यन और अयान खिड़की से चिल्लाए, भाई रोमांस कम करो, दादी बुला रही हैं, भाभी के लिए गिफ्ट्स देने हैं। जोया हंसते हुए रेयांश की बाहों से निकली। आज उसकी रूह को सुकून मिला था। उसे पता था कि कल जब वो रायजादा मेंशन लौटेगी तो वो और भी मजबूत होगी, क्योंकि अब उसके पीछे एक ऐसा पहाड़ जैसा परिवार खड़ा था जो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था। अध्याय 14 खून का कर्ज और कड़वी सच्चाई। मूनलाइट विला की उस जादुई रात के बाद जब जोया मेंशन वापस लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। जोया के दादा दादी अपने कमरे में आराम करने चले गए थे, पर हॉल में अभी भी सन्नाटा पसरा था। रघुवीर रायजादा खिड़की के पास खड़े शून्य में देख रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक गहरा अफसोस था। तभी सुमित्रा वहां आईं। उनके चेहरे पर वही उदासी थी। रघुवीर, क्या हम सच में इतने अंधे हो गए थे? जोया की वो बातें, वो पत्थर की तरह सख्त आवाज, वो हमारे ही बोए हुए नफरत के बीज हैं। रघुवीर ने लंबी सांस ली। सुमित्रा, दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। हमने उस वक्त माया नौकरानी को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि तुम एक माँ हो और तुमने नव्या के चेहरे की खुशी देखी थी। हमें 20 साल पहले ही पता चल गया था कि माया ने बच्चों की अदला बदली की है, पर हमने नव्या के प्यार में पड़कर उस औरत को कानून के हवाले नहीं किया। हमने सोचा कि चलो हमें एक बेटी तो मिल गई, पर हमने ये नहीं सोचा कि हमारी अपनी सगी जान जोया उस वक्त किस हाल में होगी। उधर नव्या अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अब भी वही पुरानी नव्या थी, चालाक और अपनी जगह पक्की करने वाली। वो हॉल में आई। उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। मम्मी, पापा, आप लोग जोया की वजह से खुद को क्यों कोस रहे हैं? देखिए, मैं जानती हूं कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूं, पर क्या इन 20 सालों के प्यार का कोई मोल नहीं है? जोया दीदी अब बड़ी हो गई हैं, वो कामयाब हैं, पर मैं तो आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। नव्या ने सुमित्रा के पैर पकड़कर सुबकना शुरू किया। सुमित्रा का दिल पिघल गया। उन्होंने नव्या को उठाकर गले लगा लिया। आखिर 20 साल का ममता का रिश्ता एक पल में कैसे टूटता? विहान, कबीर और आर्यन भी वहां आ गए थे। उनके मन में जोया के लिए बेइंतहा पछतावा था, पर नव्या के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वो उससे नफरत नहीं कर पा रहे थे, बस जोया के साथ किए गए बर्ताव पर उन्हें शर्मिंदगी थी। तभी रघुवीर का फोन बजा। उनके असिस्टेंट ने बताया कि माया और उसके पति का पता चल गया है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। सुमित्रा, अब बहुत हुआ। हमने नव्या के खातिर 20 साल पहले उस औरत को माफ किया था, पर आज जोया की हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि हमने गुनहगार का साथ देकर अपनी ही बेटी के साथ गद्दारी की है। मैं अब माया पर लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं। उसे जेल जाना ही होगा। ये सुनते ही नव्या के अंदर जैसे बिजली कौंध गई। किसी को नहीं पता था, पर नव्या का अपनी असली मां माया के साथ अभी भी गुप्त संपर्क था। वो छुप छुप कर उससे मिलती थी और घर की खबरें उसे देती थी। उसे डर था कि अगर माया जेल गई तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। माया मौसी, मेरा मतलब है, वो औरत अब बूढ़ी हो गई है, उसे जेल भेजना क्या सही होगा? नव्या ने घबराते हुए कहा। विहान ने नव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में शक की एक लकीर थी। नव्या, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसने हमारी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। नव्या चुप हो गई, पर उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। वो अपने कमरे में गई और तुरंत एक नंबर डायल किया। माँ, संभल जाओ, पापा ने लीगल एक्शन लेने का मन बना लिया है। जोया ने सबको भड़का दिया है। अगर तुम फंसी तो मैं भी नहीं बचूंगी। दूसरी तरफ से माया की कड़क आवाज आई। फिक्र मत कर बेटी, उस जोया ने अगर हमारे खेल में खलल डाला है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तू बस घर के अंदर अपनी पकड़ बनाए रख। सुबह की चाय और खामोश जंग। अगली सुबह जोया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसने अपनी प्लेट में बहुत कम खाना लिया था। पूरा परिवार वहां मौजूद था। रघुवीर ने जोया की तरफ देखा और बहुत ही नरमी से कहा, बेटा जोया, मैंने फैसला किया है। 20 साल पहले जो गलती हमसे हुई उसे सुधारने का वक्त आ गया है। मैं माया पर केस फाइल कर रहा हूं। जोया ने शांति से अपनी चाय का घूंट भरा। देर कर दी आपने मिस्टर रायजादा। 20 साल की देर, पर चलिए, कम से कम आपको अपनी सगी बेटी की कीमत तो समझ आई। सुमित्रा ने जोया का हाथ थामने की कोशिश की। जोया, हमें एक मौका तो दे, हम सब बदलना चाहते हैं। जोया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बदलाव बातों से नहीं, कर्मों से आता है। और नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी असली माँ को बचाने का प्लान बना रही हो? नव्या ने मासूमियत का मुखौटा पहना। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि घर में शांति रहे। जोया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो डरा देने वाली थी। शांति?
नव्या, शांति तो अब इस घर से कोसों दूर जा चुकी है, क्योंकि अब द मॉन्स्टर जाग चुका है। भाइयों ने जोया को देखा। विहान ने हिम्मत जुटाकर कहा, जोया, हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है। नव्या हमारी छोटी बहन की तरह पली है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम तुम्हारे साथ हैं। जोया उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। वक्त आपके पास बहुत कम है, क्योंकि जोया सिर्फ न्याय नहीं, हिसाब करने आई है। नव्या ने जोया को जाते हुए देखा और मन ही मन कसम खाई कि वो जोया को इस घर से क्या, इस दुनिया से ही मिटा देगी। अध्याय 15। नागिन का जहर और जोया का पलटवार। रात का दृश्य। साजिश की शुरुआत। रायजादा मेंशन की रात गहरी हो चुकी थी। नव्या अपने कमरे में अंधेरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी चमक रही थी। वो अपनी असली माँ माया से फोन पर फुसफुसाकर बात कर रही थी। माँ, कल सुबह का वक्त तय है। जोया जब अपने किसी काम से शहर के बाहरी इलाके में जाएगी, तब तुम्हारे भेजे हुए गुंडे उसे घेर लेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जोया का खेल कल खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से माया की ठंडी हंसी सुनाई दी। फिक्र मत कर बेटी, कल सूरज ढलने से पहले जोया की खबर आ जाएगी। तू बस घर पर नजर रख। नव्या ने फोन काटा और एक जहरीली मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देखा। उसे लग रहा था कि कल के बाद इस घर की इकलौती वारिस वही होगी। अगले दिन सड़क पर मौत का खेल। अगली सुबह जोया अपनी कार लेकर एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर की तरफ निकली। उसे अंदाजा था कि नव्या शांत नहीं बैठेगी। जैसे ही उसकी कार एक सुनसान हाईवे पर पहुंची, 2 काली गाड़ियों ने उसे ओवरटेक करके रोक लिया। गाड़ियों से 4 हथियारबंद गुंडे बाहर निकले। जोया ने कार का दरवाजा खोला और बहुत ही शांति से बाहर आई। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। तो नव्या ने तुम जैसों को भेजा है मुझे मारने के लिए? जोया ने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और उसे कार के बोनट पर रख दिया। गुंडे हंसे। बहुत जुबान चलती है तेरी लड़की, आज ये जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। इससे पहले कि वो हमला करते, जोया एक तूफान की तरह उन पर टूट पड़ी। उसकी माफिया ट्रेनिंग अब रंग दिखा रही थी। उसने पहले गुंडे की गन छीनकर उसे हवा में उछाला और एक जोरदार किक उसके जबड़े पर मारी। आवाज आई कड़क। हड्डी टूटने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। जोया ने दूसरे गुंडे की गर्दन पकड़ी और उसे कार के शीशे पर दे मारा। खून की छींटें चारों तरफ फैल गईं। बाकी 2 गुंडे पीछे हटने लगे। जोया ने एक गुंडे को जमीन पर पटक दिया और अपना पैर उसकी गर्दन पर रख दिया। बता, तुझे किसने भेजा है? सच बोलेगा तो जिंदा बचेगा, वरना अगली सांस तेरी आखिरी होगी। जोया की आवाज में मौत का साया था। गुंडा दर्द से कराह उठा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नव्या रायजादा ने हमें पैसे दिए हैं। उसने कहा था कि तुम्हें खत्म करना है। जोया ने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी कार में बैठकर वापस मेंशन की तरफ दौड़ी। रायजादा मेंशन। कांच के चेहरे का टूटना। इधर मेंशन में नव्या अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार गुंडों को फोन लगा रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। वो घबराई हुई थी। क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? तभी पूरे घर में जोया की दहाड़ गूंजी। नव्या, बाहर निकल। नव्या का दिल बैठ गया। वो कांपते हुए कमरे से बाहर आई। पूरा परिवार, रघुवीर, सुमित्रा और तीनों भाई हॉल में जमा हो गए थे। जोया के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में आग थी। जोया, ये क्या हाल है तुम्हारा? क्या हुआ? सुमित्रा घबराकर आगे बढ़ी। जोया ने सुमित्रा को पीछे हटने का इशारा किया और सीधे नव्या के पास गई। क्यों नव्या, फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे गुंडे तो अब जेल की हवा खा रहे होंगे। नव्या ने मासूम बनने का आखिरी नाटक किया। दीदी, आप क्या कह रही हैं? कौन से गुंडे? पापा, देखिए ये फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। चुप कर। जोया ने एक जोरदार थप्पड़ नव्या के गाल पर जड़ा। नव्या जमीन पर जा गिरी। इल्जाम नहीं, सबूत लाई हूं। जोया ने अपना फोन हॉल के बड़े टीवी से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर उस गुंडे का वीडियो चलने लगा जिसे जोया ने सड़क पर पीटा था। वीडियो में वो चीख चीख कर नव्या का नाम ले रहा था और वो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी जो नव्या ने रात को माया से की थी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रघुवीर रायजादा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नव्या, तुमने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की? रघुवीर की आवाज कांप रही थी। हमने 20 साल तुझे अपनी पलकों पर बिठाया, तुझे दुनिया की हर खुशी दी, और तूने एक नागिन बनकर हमारे ही घर को डसा। सुमित्रा वहीं सोफे पर गिर पड़ी। नहीं, ये मेरी नव्या नहीं हो सकती। मैंने जिसे दूध पिलाकर पाला, वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? नव्या अब समझ गई थी कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, मैंने ही किया, क्योंकि ये घर मेरा है।
ये दौलत मेरी है। ये जोया बीच में कहाँ से आ गई? ये कचरा जिसे आपने 10 साल पहले फेंक दिया था, आज वापस आकर मेरी जगह ले रही है? दादाजी, जो अब तक खामोश थे, अपनी लाठी ठोकते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर जो नफरत थी, उससे नव्या कांप गई। दादाजी ने नव्या के पास जाकर दूसरा थप्पड़ उसे जड़ा। बेहिया, तुझे तो शर्म भी नहीं आती। हमने आज तक एक नागिन को पाला है। रघुवीर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर, मेरे घर से इस लड़की को ले जाइए। इसने कत्ल की साजिश रची है। गार्ड्स ने नव्या को पकड़ लिया। नव्या चीखती रही, चिल्लाती रही, पर आज रायजादा परिवार का एक भी सदस्य उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सबकी नजरें झुकी हुई थीं शर्म से और पछतावे से। जोया ने ठंडी नजरों से नव्या को बाहर जाते देखा। उसका बदला आज अधूरा था, क्योंकि असली दुश्मन माया अभी भी बाहर थी। जोया ने अपने फोन पर रेयांश का नंबर डायल किया। रेयांश, आधा काम हो गया, अब वक्त है जड़ को उखाड़ने का। तो दोस्तों, आज रायजादा मेंशन के गुनहगारों का चेहरा तो बेनकाब हो गया और नव्या को उसके किए की सजा भी मिल गई। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ एक प्यादा था। असली खिलाड़ी तो अभी भी अंधेरों में छिपकर अपना अगला वार तैयार कर रही है। कल के अध्याय में देखिए, जब नव्या की असली माँ माया अपनी हार से बौखलाकर जोया की जिंदगी के सबसे कीमती इंसान पर हमला करेगी। क्या जोया अपने रक्षक रेयांश को बचा पाएगी, या फिर नफरत की ये आग सब कुछ भस्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जोया के पास एक ऐसा राज है जिसे जानकर पूरा रायजादा खानदान कांप उठेगा। क्या है वो अंडरवर्ल्ड का काला सच? जानने के लिए कल ठीक इसी समय तैयार रहिएगा, सिर्फ स्टोरी ई दिल पर। अगर आज का ये ड्रामा आपको पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए धमाके के साथ।